So the topic of discussion today is macromolecules. I will give you a summarized introduction. हम एक छोटी सी समरी आपको देंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। पहले हम ये जानेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें 10 to 20 या उससे ज़्यादा एटम्स भी होते हैं। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल है ये एक लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कंटेनिंग यूनिट होती है। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर भी एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, लेकिन इसमें रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जिसको कि हम मोनोमर्स कहते हैं। जो पॉलीमर होता है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है जिसका मतलब होता है पॉली यानी मैनी और मेरोस मतलब पार्ट यानी मैनी पार्ट्स। सो एक पॉलीमर जो होता है मैक्रोमोलिक्यूल होता है, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल जो होगा वो पॉलीमर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो पॉलीमर साइंस में हम यूज़ करते हैं, पहला जैसे है मोनोमर। मोनोमर्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर्स जो कि रिपीटिंग यूनिट्स को फॉर्म करते हैं। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसकी रिपीटिंग यूनिट होती है विनाइल क्लोराइड की। अब दूसरा होता है ऑलिगोमर। ऑलिगोमर्स होते हैं वो पॉलीमर जो कि केमिकली बॉन्डिंग रिपीटिंग यूनिट जिनमें 10 से 100 के अमाउंट में होती है। और नेक्स्ट होते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर्स होते हैं जो कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, जैसे कि पॉलीथीन। कोपॉलीमर में जो पॉलीमर होता है इसमें एक या एक से ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट हो सकता है, जैसे कि पॉलीइथिलीन क्लोविनाइल एसीटेट, जिसमें कि आपकी जो यूनिट होती है इथाइलिन और विनाइल एसीटेट की होती है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट इन अ मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर और एन ऑलिगोमर। होमोपॉलीमर के केस में एक ही तरह की मोनोमेरिक यूनिट होगी, जब और नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसमें तो होगा। जो पॉलीमर्स होते हैं ये सोर्स की बेसिस पे 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं आपके नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जैसे प्लांट से या एनिमल से, जैसे कि काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया या फिर नेचुरल रबड़ हो गया। दूसरा होता है सिंथेसाइज, जिसको कि केमिकल से बनाते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस में, जैसे आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया या टेफ्लॉन हो गया। टेफ्लॉन यानी टेट्राफ्लोरो इथिलीन का पॉलीमर। तो ये जो होते हैं ये केमिकली सिंथेसाइज पॉलीमर होते हैं। तीसरा जो होते हैं वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, यानी कि जब हम नेचुरल पॉलीमर्स को केमिकली ट्रीट करके नए पॉलीमर को डिराइव करेंगे, यानी कि वो पॉलीमर जो नेचुरल प्रोडक्ट से के मॉडिफिकेशन से बनेंगे वो आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होंगे, जैसे सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट। यहाँ पे हमको जो दिख रहा है ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। जैसे कि पहला आपका इसमें देखिए सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहाँ पे आपकी रिपीटिंग यूनिट्स को हम दिखा रहे हैं। दूसरा होता है नेचुरल रबर। तीसरा होता है काइटिन। काइटिन यहाँ पे कुछ टिपिकल एग्जांपल्स होंगे आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स के भी, जैसे कि पॉलीलैक्टिक एसिड हो गया, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड हो गया, पॉली अमीनो एल्काइल एस्टर फॉस्फेजेन हो गया, पॉलीकैप्रोलैक्टोन हो गया, पॉलीकैप्रोलैक्टोन को इथाइल इथेलिन फॉस्फेट हो गया। तो ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स है। पीयू हो गया, पॉलीयूरेथेन, जिसको पीयू चप्पलें आज बाज़ारों में जो अवेलेबल होती है, सो दैट इज़ अ पॉलीयूरेथेन। इसी तरह पीवीए होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल होता है। यहाँ पे डायग्राम्स जो देख रहे हैं आपको ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि सेलुलो ट्राइएसिटेट, सेलुलो डाइएसिटेट, नाइट्रोसेलुलोज या फिर वल्केनाइज्ड रबर, जिसमें कि वल्केनाइजेशन इज डन यूजिंग सल्फर। अब देखिए पॉलीमर में ब्रांचिंग भी होती है। ब्रांचिंग यानी कि चेन्स जो होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भी मूव कर सकते हैं या लीनियर भी हो सकते हैं। तो ब्रांचिंग मेनली 4 तरह की होती है आपकी। लीनियर होती है, ब्रांच होते हैं, क्रॉसलिंक पॉलीमर्स होते हैं या फिर नेटवर्किंग पॉलीमर्स होते हैं। जो लीनियर होते हैं वो स्ट्रेट लीनियर चेन होती हैं विदाउट एनी सब्सटीट्यूएंट्स। जो ब्रांच्ड होते हैं इसमें अल्टरनेटली सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं। क्रॉस लिंक्स में 2 पॉलीमर चेन्स होती हैं दैट आर लिंक टुगेदर विथ ईच अदर बाय अ बॉन्ड। और जो नेटवर्किंग होते हैं इसमें क्रॉस लिंकिंग बिटवीन वेरियस एटम्स ऑफ द डिफरेंट पॉलीमरिक चेन हैपन्स। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा था होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स के बीच का डिफरेंस। तो होमोपॉलीमर्स यानी कि जिसकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो सेम होती है। कोपॉलीमर्स में अल्टरनेटली चेंजिंग रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट्स हो सकती हैं
अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर। नेक्स्ट है, हम डिस्कस करेंगे टैक्टिसिटी के बारे में। टैक्टिसिटी मीन्स द स्टेरिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ पॉलीमर। तो जो तीन तरह की टैक्टिसिटी होती है, आइसोटैक्टिक होता है, डिसइंडियोटैक्टिक होता है और एटैक्टिक होता है। आइसोटैक्टिक में क्या होता है, जो कायरल सेंटर्स होते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम होती है अलोंग द पॉलीमर चेन। सिंडियोटैक्टिक में क्या होता है, जो अल्टरनेट कायरल सेंटर होता है इसकी जो अरेंजमेंट होती है सेम होती है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको फर्स्ट और थर्ड देन फिफ्थ इस तरह से, और सेकंड फोर्थ सिक्स्थ इस तरह से जो अरेंजमेंट हो। एटैक्टिक में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट होती है, कोई भी कायरल सेंटर किधर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, दे आर फॉर्म बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स विच possess द ट्रिपल और डबल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीप्रोपीन फ्रॉम C3H6 यानी प्रोपीन, या पॉलीथीन फ्रॉम C2H4 यानी कि इथीन। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है, ये रिपीटेड कंडेंसेशन से बनते हैं जिसमें कि 2 या 3 यानी बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ये इनके रिएक्शंस के टाइम पे यानी कि पॉलीमेरिक रिएक्शंस के टाइम पे एलिमिनेट होते हैं। जैसे कि हमारा नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6,6 हो गया, टेरेलिन हो गया। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस आपकी दो तरह की होती है, एक स्टेप ग्रोथ होती है। इसकी काइनेटिक्स के टर्म्स में हम बात करेंगे तो काइनेटिक्स में दो तरह का होता है, एक स्टेप ग्रोथ काइनेटिक्स होती है, एक चेन ग्रोथ होती है। स्टेप ग्रोथ में आपका पॉली एडिशन यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस आते हैं या फिर पॉली कंडेंसेशन आते हैं। जो चेन ग्रोथ होता है इसमें 4 तरह के होते हैं, रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेट पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ये मोड ऑफ प्रोपोगेशन होते हैं यानी चेन कैसे आपकी ग्रो करती है। अब बात करते हैं मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर्स की। जो मोलर मास डिटर्मिनेशन होता है पॉलीमर का, ये 4 तरीके से हम किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जो पहला होता है वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसको कि या तो हम जेल परमीशन, क्रोमेटोग्राफी, विस्कोमेट्री, वेपर प्रेशर, ऑस्मोमेट्री या एंड ग्रुप डिटर्मिनेशन और प्रोटॉन एनएमआर के थ्रू निकाल सकते हैं। सेकेंड जो होता है वो मास एवरेज मोलर मास होता है, जिसको कि हम स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग या स्मॉल एंगल न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, एक्सरे स्कैटरिंग एंड सेडिमेंटेशन वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। जो थर्ड होता है जेड एवरेज मोलर मास यानी कि MZ, वो डिटरमाइन करते हैं हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से। और जो लास्ट होता है विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, इसको हम विस्कोसिटी मेजरमेंट टेक्निक्स के थ्रू निकालते हैं।